हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो सुजीत सर ने भेजा, उनका धन्यवाद। आप सभी जानते उस क्लास में सुजीत सर को भी हमने भेजा था, वो अलग बात है कि आप हमें भूल गए, हमसे नाता तोड़ दिया, दिल हटा लिया, पर चलो कोई बात नहीं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब सभी जानते आरआरबी एएलपी 2025 की नई वैकेंसी आ चुकी है। नई वैकेंसी आ चुकी है, बात किस किस को पता है, यस या नो करो। किस किस को पता है, यस करके बताओ। आप ये भी जानते हैं इसमें पद की संख्या कितनी है, बड़े भैया 9,970 है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत अच्छी है, बढ़िया इसमें पेपर आता है। साइंस की अहम भूमिका है सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में भी। तो हम लोग अभी 2024 में जो पेपर हुआ था इसको देखेंगे कि विज्ञान की जो क्वेश्चन पूछे गए, विज्ञान के जो सवाल पूछे गए, ये किस तरीके के सवाल थे। अब सभी को बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, स्वाद आएगा पढ़ने में। तो स्वाद लेना चाहते हो ये और बता दो, खट्टा लेना चाहते हो, मीठा लेना चाहते हो, स्वाद कैसा चाहते हो तुम लोग। सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए। ऐसा होता है कभी कभी, इंसान मूल को भूल जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएंगे वापस भी, कोई बढ़िया बात। चलिए, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, दुनिया में अब किसी भी रसायन को कहीं भी बनाओ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आप कार्बन और ऑक्सीजन को जब भी एक फिक्स अनुपात में मिलाओगे, वो फिक्स अनुपात में मिलाने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगी। आप जानते हैं बच्चा कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, 14। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, दो का हो जाएगा 32। तो अब इसको आप बना लीजिए, कितना बना आपका। आप कहोगे भाई CO2 देखोगे तो ये 14 32 बना, या वो वाला लगाएंगे इसमें कि भाई 12 के हिसाब से। तो आप कहोगे सर इसका हिसाब 12 लगाओ, क्योंकि 14 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है भैया, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 12। तो 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन को अब 3:8 में मिलाओगे, हमेशा आपको क्या प्राप्ति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी। वैसे पूछा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, पहले ऑक्सीजन लिखा है, बाद में हाइड्रोजन लिखा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है। अब सबको सबसे पहले पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब लोग कमेंट में वाटर का फॉर्मूला बताइए, सब लोग कमेंट्स में पानी का फॉर्मूला। आप में से कौन कौन ऐसे साथी हैं जो आरआरबी एएलपी के लिए एलिजिबल है, यस या नो करके बताओ। यह क्लास आपको ग्रुप डी एनटीपीसी सब में काम आएगी, आनंद आएगा। H2O भाई, हाइड्रोजन का मास या हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1। हाइड्रोजन है कितनी, 2, तो 2 का कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 1, 1 का कितना होता है, 16। 2 और 16 1:8। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछता तो 1:8। लेकिन अब से उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है तो कितना हो जाएगा, 8:1। 8:1। 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकू 2। इसको आप 8:1 भी कह सकते हो या 16:2 भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। किस यौगिक, यौगिक मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कंपाउंड को तैयार करने में क्लोर एल्केली प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10, जो साथी कक्षा 10 है, उसका जो चैप्टर एसिड बेसिड सॉल्ट है या मेटल नॉन मेटल वाला जो है, एसिड बेसिस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, उससे साथी ऐसा कोई पेपर नहीं है रेलवे का जिस पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। क्लोर एल्केली प्रोसेस, इसमें क्या होता है, NaCl जो होता है, NaCl खाने का नमक, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें पानी होता है। अब जब इसके अंदर से
आप इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो, क्या निकालते हो? इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो। तो आपको साथी इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो, क्योंकि यहां पे पानी है ही है, तो आपको NaOH मिल जाता है। NaOH मतलब कास्टिक सोडा, इसमें क्लोरीन गैस वगैरह मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस इत्यादि आपको मिल जाती है। क्लोरीन से आप लोग CaOCl2 बना देते हो, मतलब क्या बना देते हो? ब्लीचिंग पाउडर। इसी से क्या बन जाता है? कहोगे भैया ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसी से आगे चलकर बेकिंग सोडा बन जाता है, इसी से आगे चल के वॉशिंग पाउडर बन जाता है। तो इसका मतलब मुख्य रूप से आपको क्लोर एल्केली प्रक्रिया से मिलता क्या है? आप कहोगे सर कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस मिलती है, आपको इससे मिलता क्या है? तो आप कहोगे बड़े भैया कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस मिलती है। आपको क्या मिलती है? कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस। दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस मिरर की बात हो रही है, आवर्धन 0.2 है। यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है। किसकी ऊंचाई पूछी है? प्रतिबिंब की। आपसे साथ ही हाइट ऑफ इमेज पूछी है कि भाई हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है 0.2। यदि वस्तु की ऊंचाई दे रखी हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी हो, आवर्धन दे रखा हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन की जगह आवर्धन लिख दो 0.2, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है ऐसे कैसे रख दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 5 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, एक के बाद में क्या लगा दो? एक डिजिट के बाद में पॉइंट दशमलव। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर आ गई। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाती है? आप कहोगे भैया 1 सेंटीमीटर। बताओ 10 सेंटीमीटर कैसे आएगी? भाई 5 दूनी 10, अब यहां पर एक डिजिट के बाद में दशमलव भी तो लगाओगे तो 1 ही सेंटीमीटर तो आएगी। आप यह भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा या तो वस्तु के बराबर या उससे छोटा या उससे छोटा या उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहां पर हमेशा याद रखेगा, तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के फिक्स बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दशा में पिंड का विस्थापन। देखिए आपसे बल कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन कितना है? 5 न्यूटन। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यहां पे फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। अप्लाइड ऑन अ बॉडी 5 जूल। वर्क कितना है? 5 जूल। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। विस्थापन को किससे दिखाते हैं? विस्थापन को एस से दिखाते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। भाई कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सब लोग खींचकर उत्तर दीजिए। कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बड़े भैया बल गुणा विस्थापन। कार्य कितना दे रखा है? 5 जूल। बल कितना है? 5 न्यूटन। पूछा क्या है? विस्थापन। यह गुणा में दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? भाग। 5 से 5 कट गया एक बार, तो यहां पर विस्थापन कितना हो गया? आप कहोगे सर 1 मीटर। तो यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर 5 जूल कार्य किया गया तो इसका मतलब वो वस्तु कितनी खिसकाई गई? 1 मीटर खिसकाई गई। कितनी खिसकाई गई? 1 मीटर खिसकाई गई। किसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बैठा है। ये सब पहली ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, पिछले साल 2024 में जो एएलपी में पूछे गए। इनमें से कौन सी अधातु द्रव होती है? इनमें से कौन सी अधातु, और ये सती पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आती है? ये पीरियोडिक टेबल में किस समूह में आती है? पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप या किस समूह में इसको रखा जाता है? ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब जानते हैं सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन ये गैस होती है। सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन क्या होती है?
ये गैस होती है, लेकिन नॉन मेटल वो भी लिक्विड, ये होती है ब्रोमीन, और ये 17वें ग्रुप में आती है। किसमें? 17वें, जिसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। इस 17वें ग्रुप को क्या कहा जाता है बड़े भैया जी? हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये भी पढ़ लो अच्छे से, फिर उत्तर देना, भागना मत। विद्युत चुंबक सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है, एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग करते? क्या चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में इसका उपयोग करते? भाई ये तो आप जानते, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत के कई प्रभाव होते हैं। विद्युत का एक होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? जो इलेक्ट्रिक प्रेस आदि होती है। एक होता है इसका रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पर जब विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन, जैसे हाइड्रोजन, जो पानी होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। इसी प्रकार इसका एक चुंबकीय प्रभाव भी होता है कि जब आप किसी कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पार करते हो तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। उसमें क्या जाता है? मैग्नेटिज्म आ जाता है। ऊर्जा में परिवर्तन के तो मतलब ही नहीं है। विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह बात भी गलत है भाई। यहां से मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब आ गया? इसका मतलब यह पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पूछे कौन से सही है? इसका मतलब दोनों गलत। ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है। ना तो कथन एक सही है और ना ही कथन दो सही है। बहुत सावधानी से आपको इसका उत्तर देना होगा। क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता? वाष्पीकरण की दर, यह भी आपका एनसीईआरटी के विज्ञान से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है बताओ? वाष्पीकरण होता है भैया, जो द्रव जल होता है वो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। जैसे कपड़े का सूखना, एग्जांपल ले लो कपड़े का सूखना। भाई जो कपड़े सूखते हैं वो वाष्पीकरण ही तो होता है। अब सोचो, क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता? इनमें से कौन सी चीज है जो कपड़े को जल्दी नहीं सुखाएगा? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि मतलब कपड़े जल्दी सूखेंगे। वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। वाष्पीकरण की दर अधिक, ऐसे क्वेश्चन को अपने वास्तविक जीवन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में किसका एग्जांपल ले लेते हैं? वास्तविक जीवन का एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? मेरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। अब की बार एएलपी पार, एक बार सब लोग कमेंट्स में लिख दो। अब देखो, अगर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। आर्द्रता में कमी, यदि हवा में पानी की मात्रा कम हो जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। पवन की चाल, विंड स्पीड बढ़ जाए तो भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। आप कपड़े को एकदम सिकुड़ के सुखाओ या उसको फैलाकर सुखाओ, तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, फैल के सुखाओगे, यह बढ़ जाएगा। तापमान में कमी, यह बताओ, कपड़े ठंड में जल्दी सूखते, कपड़े गर्मी में? कपड़े ठंड में जल्दी सूखते या कपड़े गर्मी में? फटाफट कमेंट करके बताओ। आप कहोगे सर गर्मी में। गर्मी में तापमान कम होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी। यह वाला पॉइंट यहां से सीधा उत्तर आ गया बिना किसी टेंशन के। इनमें से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता? निलंबन मतलब सस्पेंशन। निलंबन मतलब सस्पेंशन। जैसे मान लेता हूं, यह आपके सामने यहां पर यह पानी का गिलास है, मैं इसमें बालू लाके गिर दूं। बालू होता है ना, बालू, रेत, तो रेत आपको दिखाई देगा। इस सॉल्यूशन को निलंबन कहेंगे। क्या कहेंगे? निलंबन। पहली बात क्लियर होगी। इसको क्या कहेंगे? कहोगे भैया निलंबन।
और थोड़ी देर पे आप इसको ऐसे शांत रख दो, जो निलंबित पार्टिकल होंगे वो इसके तल में जाकर बैठ जाएंगे। तो ध्यान देना, निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते, इनमें बिल्कुल टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिंडल इफेक्ट। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह बात गलत है। क्या इसमें आप रेत मिलाओगे तो आंखों से नहीं देख सकते? क्या इसमें रेत मिलाओगे तो आंखों से नहीं देख सकते? आप कहोगे भैया देख सकते, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अस्थायी होता है प्रकृति में, और निलंबन एक हिट्रोजीनस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। ये तीनों इसके निलंबन के गुण धर्म है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, लेकिन बी वाली इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इनमें से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, इनमें से किसमें किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें से किसमें किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पादप कोशिकाओं में तो होती है भाई, जो प्लांट सेल होते हैं इनमें तो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एक सेल वॉल भी होती है। कवक कोशिकाओं में भी होती है, काइटिन की बनी हुई, आपको याद हो। जंतु कोशिकाओं में भी तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अरे क्या कर रहा है, सही तो है, उसमें क्या हो गया? अरे उसको अंडू कर दे, अंडू कर दे। चलिए बहुत अच्छे। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है? जैसे मान लो मैंने आपको चींटी काट दी, मैंने क्या काट दी? आपको चींटी काट दी। आप कौन सा ऐसा तंत्रिका कोशिका का वो हिस्सा है जिसको यह सूचना प्राप्त हुई कि गुरुजी ने चींटी काट दी है? बताओ। किसी ने आपको कहीं पर कोई गर्म कोई चीज लगा दी, आपसे कोई चीज आपको चुभ गई, ठंडा गर्म महसूस हुआ, तो न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा होता है? एक्सॉन वाला हिस्सा। यह तो सूचनाएं प्रसारित करता है, सूचनाएं प्रसारित। सेल बॉडी या डेंड्राइटिक टिप या साइनेप्स? बताइए। न्यूरॉन। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका जो होती है यह सबसे लंबी कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। हमेशा याद रखिएगा, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो जब आपने चींटी काटी, यह जो द्रुमाकृत अग्रभाग होता है, जो डेंड्राइटिक टिप्स होती हैं, ये जो बाहर को निकली रहती हैं, ये सूचनाएं प्राप्त करती है। 10वें का उत्तर सी। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है, हमारे शरीर की गतिविधियों को प्रॉपर चलाने में मदद करता है? कौन सा तंत्र है? ये दो तंत्र होते हैं बच्चा। एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक क्या होता है? नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है बच्चा एक, जिसको हम लोग कौन सा बताइए, जिससे आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन जो कई सारी साथी ग्लैंड होती है, कई सारी ग्रंथि होती है, यहां से जो हार्मोन इत्यादि निकलते हैं, यहां से जो एंजाइम इत्यादि निकलते हैं, ये भी हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। 11 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है, एंडोक्राइन सिस्टम। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है, एयर टाइट, और पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। यह पानी की बोतल है, इसको बिल्कुल एयर टाइट बंद करके हमने किसी पानी में डाला, तो जैसे आप इसे छोड़ोगे यह तुरंत वापस ऊपर उछल जाएगी। यह क्या करेगी? आप कहोगे बड़े भैया यह तुरंत वापस ऊपर उछल जाएगी। यह क्या करेगी सर? यह तुरंत वापस ऊपर उछल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो पानी नीचे से आपके ऊपर की तरफ जो बल लगाएगा उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। तो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होता तो वह डूब जाती। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता,
खाली बोतल छोड़कर पानी छोड़ देता है, बोली जा तू भी मौज कर, तुझ पर मैं कोई बल नहीं लगा रहा। पर यह सब भी नहीं है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता, अब थ्रस्ट के बराबर तो वो तैरती। वो तो कह रहे पानी के अंदर धकेलोगे तो छोड़े जाने पर वापस उछल जाएगी। इसका मतलब जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा है, जो अप थ्रस्ट है वो गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा है, जो अप थ्रस्ट है वो गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा है। कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? देखो, कार्य करने की दर पूछे, कार्य करने की दर पूछे तो याद रखेगा शक्ति, जिसको पावर कहते हैं, वॉट जिसकी ऐसा यूनिट है। इसी प्रकार यदि आपसे वेग परिवर्तन की दर पूछे, वेग में परिवर्तन, तो आप सभी जानते हैं कि पहले आपका यू था, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसमें परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम, यह किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर? त्वरण के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? त्वरण। यदि यहीं पर संवेग परिवर्तन की दर पूछे, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल या फोर्स के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल या फोर्स के बराबर, जबकि वेग परिवर्तन की दर जो होती है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करता है? पौधे आंतरिक ऊर्जा किस फूड से प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं अपनी ऊर्जा को किस रूप में रिजर्व करते हैं? किस रूप में वो एनर्जी को रिजर्व करते या खाने को रिजर्व करते? जब उन्हें जरूरत होती है उसी रिजर्व से। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य में रिजर्व फूड क्या होता है? आप कहोगे सर ग्लाइकोजन। हमारे यहां ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। जब आपका व्रत होता है, आप भूखे होते, उसी ग्लाइकोजन से आपको ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे याद रखेगा, पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। पेड़ पौधे अपने खाने को स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय का मतलब है इनमें से किन जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? इनमें से किसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? बेटा आपस में बात मत कीजिए, अब ये मेहनत का समय, मेहनत की एज है। सिलेक्शन लेके खूब लोगों को गाइड करना, खूब सबसे बात करना। रेलवे एएलपी जो परिवर्तन से जुड़े हैं, उनकी क्लासेस 21 अप्रैल से। जो परिवर्तन से नहीं जुड़ पाए, देखो परिवर्तन इसलिए फायदेमंद था। इस बार भी रेलवे का कैलेंडर है, ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, एनटीपीसी की आनी है, अभी एएलपी की आगे, टेक्नीशियन की आनी है। बार बार कोर्स का झंझट खत्म हो जाता, लाइफ टाइम। अभी भी आप 13 तारीख तक जुड़ सकते हो। एग्जाम 10 कूपन कोड लगा दोगे परिवर्तन में, तो अभी भी आपको 13 तारीख तक 449 रुपए का मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी। ऐसे बहुत से साथी जो केवल एएलपी की तैयारी करना चाहें, तो दुनिया में इतना कोई नहीं करेगा जितने तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए करता है। मात्र 99 रुपए में आप सभी के लिए यह रेल यात्री बैच है, सीबीटी 1 के लिए। इसके लिए कोई कूपन कोड नहीं है, वन ऑफ दी बेस्ट टीम दूंगा। आप कहोगे सर इससे बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि अपना क्या है बच्चा, एक सब्जेक्ट पर जोर नहीं देते हम लोग। आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब पर जोर देने का काम करते हैं हम, उन सब पर जोर देने का काम करते हैं हम, उन सब पर साथी जोर देने का काम करते हैं। तब सभी जानते पौधे, भाई पौधे में तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है। बाकी पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास करके जो एल्गी होती है, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन पौधे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उत्तर देना। यहां पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, लोहा पानी के साथ मिला, यह आयरन ऑक्साइड प्लस यहां पर कौन सी गैस निकली? यहां पर साथी हाइड्रोजन गैस। और यह कौन सा पानी है? यह नॉर्मल भी हो सकता है, भाप वाला भी हो सकता है। इससे एक और हुआ कि जब भी धातु जल के साथ रिएक्शन करेंगी, धातु किसके साथ? जल के साथ, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यह भी याद रखेगा। इसको संतुलित कीजिए,
बैलेंस कीजिए। अब मुझे यहां पर यह बताइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस या संतुलित क्यों करते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस या संतुलित क्यों करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस या संतुलित क्यों करते हैं? बैलेंस या संतुलित क्यों करते हैं? पवन बेटा ऑफिशियल अब तो पहुंचनी शुरू हो गई है बच्चा, मुझे लगता है पहुंच भी गई होंगी बहुत सारों की। सर कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास नियम का, यहां पर इसको लिख लो। जब भी आपको इसको जिस भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो उसके लेफ्ट राइट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को लिख लीजिए। अब यहां पे देखो आयरन कितना है 1, यहां पर आयरन कितना है 3, तो भैया बराबर करने के लिए इसमें भी 3 लगा दो। यहां भी आयरन 3 हो गया, यहां भी आयरन 3 है। देखो भैया यहां पे ऑक्सीजन कितनी है 4, यहां पे ऑक्सीजन है 1, इसके आगे 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 4, यहां भी ऑक्सीजन कितनी है 4। अब देखो जैसे आपने ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया तो ये तो हाइड्रोजन के आगे भी लगा था, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितनी हो गई 8, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितनी है 2, 2 गुणा 8 करने के लिए क्या करूं भाई, 8 करने के लिए क्या करूं, यहां 8 है ना, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 4, यहां पे 4, तो इसका मतलब 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2 ये बैलेंस हो गई। देखो किसमें 3Fe, इन दोनों में तो नहीं है, ये तो हट गए, 4H2O, अब यहां पे 2H2 है, ये हो नहीं सकता, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है ना, है बिल्कुल इजी, 1 नंबर सही हो गया, 1 नंबर सीधा सीधा सही हो गया, इजी टॉपिक है। इनमें से सही जोड़े का चयन कीजिए। यहां पर परिभाषा और उसका नाम दे रखा है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध किया जाता है उसको जड़त्व कहते हैं। रेजिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण होता है। वस्तु द्वारा गति की स्थिति को बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग। आपसे पूछा जड़त्व की सही परिभाषा, क्वेश्चन नंबर लिखकर, इनर्शिया की सही परिभाषा, ये आपकी बिल्कुल सही है। जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? अब सभी जानते हैं जड़त्व के बारे में, सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, बाद में इसी चीज को न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में जगह दी। गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? कहोगे बड़े भैया जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में तो वो गति में रहेगी, अगर कोई वस्तु किसी एक दिशा में तो उसी दिशा में, जब तक कि उसकी दिशा या उसकी स्थिति को बदलने के लिए उस पर एक बाहरी बल ना लगे। तो ये जो उसके अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता होती है इसी को जड़त्व कहते हैं। ये बताइए इनर्शिया जो होता है वस्तु के किस चीज पर डिपेंड करता है? इनर्शिया जो होता है यह वस्तु के किस चीज पर डिपेंड करता है? सब लोग उत्तर दीजिए। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म होता है ना कांच का, जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? यह हो गया प्रिज्म। जब एक व्हाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो यह 7 में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, और ये 7 रंग होंगे विबग्योर, नीचे से ऊपर। इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन वेवलेंथ ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम। इसका ऐसा करना क्या कहलाता है? ऐसा करना क्या कहलाता है? जब सफेद प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तब से वही पूछा है ऐसा करना क्या कहलाता है? ऐसा करना आपसे पूछेगा कि भैया जी क्या कहलाता है, तब तुरंत बताओगे कि सर जो व्हाइट कलर है वो अलग अलग रंगों में डिस्पर्स हो गए। क्या हो गया? विक्षेपण हो गया। क्या हो गया? विक्षेपण, रंगों में डिस्पर्सन हो गया, न तो डेविएशन, न रिफ्रैक्शन, न डिफ्रैक्शन। क्या हो गया? डिस्पर्सन हो गया।
क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 रंग पहले से थे, प्रिज्म के अंदर इन सब की स्पीड अलग अलग थी। स्पीड अलग अलग होने की वजह से कोई जल्दी निकला, कोई देर से, कोई तेजी कम डेविएट हुआ, कोई कम डिस्पर्स हुआ, कोई ज्यादा। इसी को साथी विक्षेपण कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे, पूछा कौन सा सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर होता है। क्या जो द्रव्यमान वो वेट के बराबर होता है? यस या नो करके बताओ। बेटा द्रव्यमान होता है पदार्थ की कुल मात्रा, पदार्थ की कुल मात्रा, और जो भार होता है वेट, वो होता है जिस बल से पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है। भार तो एक फोर्स होता है, इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, जबकि द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। तो ये बराबर नहीं होते। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, यह बात बिल्कुल सही है। पहली बात वाली गलत थी। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड यह सही है। सेकंड और थर्ड किसमें? सी वाले ऑप्शन में, कि कथन 2 और कथन 3 सही है। कथन 2 और कथन 3 सही है। 19 का उत्तर सी। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत जोड़े का चयन कीजिए। अलैंगिक प्रजनन आप सभी जानते कि जिसमें माता या पिता में से कोई एक की जरूरत होती है, दोनों की जरूरत नहीं होती। जैसे अमीबा, अमीबा में शादी ब्याह की जरूरत नहीं होती संतान पैदा करने के लिए। अमीबा अपने शरीर में से ही इस शरीर में से 2 अमीबा पैदा कर देता है, फिर ये 2 अमीबा 4 अमीबा पैदा कर देते हैं। इस प्रकार इनकी तादाद बढ़ती जाती है। तो जहां पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए केवल माता या पिता में से एक की जरूरत हो, एक की, उसी को अलैंगिक। लेशमीनिया जो होता है, क्या इसमें बाइनरी फिशन होता है? प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन, इस्ट में बडिंग भी हो जाती है, हाइड्रा में मल्टीपल फिशन। इसमें से एक गलत है। देखिए लीशमेनिया जो होता है, इसमें बच्चा वो कट जाता है। लीशमेनिया एक में से कितने भागों में कट जाता है? आप कहोगे बड़े भैया लीशमेनिया ये 2 भागों में, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि हाइड्रा में फिशन नहीं होता, हाइड्रा में बडिंग होती है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग। बाकी सही हो ना हो, एक बात क्लियर है कि जो हाइड्रा होता है इसमें बडिंग होती है, मल्टीपल फिशन नहीं होता। तो यही आपका बिल्कुल गलत था। एक 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा? 2 प्रतिरोध है जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। एक साथी 4 ओम का, ठीक है भैया, एक दूसरा जाता है 6 ओम का। इनको कैसे लगाया गया है? इनको पैरेलल। जब भी आप रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाओगे तो जो कुल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टोटल R1 R2 दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 प्लस 2, भाई 6 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12। तो 4 से 3, 3 तिया 1, 6 से 2, 2 1 2, 5/12। ये तो रेसिप्रोकल था। इसको उल्टा करोगे वापस से तो टोटल आर कितना आ जाएगा? 12/5। इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। कितना ओम रेजिस्टेंस आ गया? 2.4 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? आप कहोगे 2.4 ओम आ गया। 21 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। एक गोल दर्पण है, प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? आपको दर्पण फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला बताना है। आपको यहां पर एक्चुअल में बताना क्या है? आप कहोगे सर मिरर फॉर्मूला, यहां पर आपको मिरर फॉर्मूला, दूसरी तरफ लेंस फॉर्मूला भी बताइए। भाई फोकस दूरी, वस्तु की दूरी
और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में एफ वी और यू के बीच में दर्पण फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जबकि लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फॉर्मूले में क्या जाता है माइनस, लेंस फॉर्मूले में क्या जाता है माइनस, और मिरर फॉर्मूले में क्या जाता है प्लस। तो यहां तो दर्पण की बात हो रही है 1/f, अब वो 1/v बाद में लिख दो या 1/ इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना, 2 + 3 कर दो या 3 + 2, मतलब तो 5 ही है। तो इन्होंने v हमने यहां पर पहले लिखा है, u बाद में, इन्होंने u पहले लिखा है, v बाद में, कंफ्यूज करने के लिए 22 का उत्तर सी। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है? इनमें से कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसको एसटीडी कहते हैं, जो सेक्स के दौरान यौन संबंध बनाने से फैलती है? यह वायरस से होती है। मस्से और एड्स, मस्से और सूजक, सिफिल्स और एड्स, गोनोरिया एंड सिफिल्स। तो याद रखिएगा वाट्स बीमारी जो होती है, कौन सी बीमारी बच्चा? एक ये जो वाट्स होती है और जो ये गोनोरिया होता है, और ये दोनों आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। लेकिन एड्स और सिफिल्स जो है यह वायरस के कारण होती है। एड्स और सिफिल्स यह वायरस के कारण होती है। एड्स और सिफिल्स। कार्बन स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? कार्बन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वहां से सीधा क्वेश्चन है क्लास 10th कार्बन कंपाउंड से। जो कार्बन होता है वो स्थिर का मतलब है कि स्टेबल कंपाउंड क्यों बनाता है। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? आप कहोगे सर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्रावेलेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। इसकी वजह से इसमें प्रतिभा होती है, किसकी खासियत होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें यह लॉन्ग चेन बनाता है, लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, कंपाउंड की लंबी लंबी श्रृंखला। इसी प्रकार ये आप सभी जानते हैं कौन से, किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है, किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है? तो आप कहोगे सर इसके जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से इसके मतलब काफी मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं, काफी मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं, काफी मात्रा में यौगिक। अब आ जाता है स्टेबल कंपाउंड। कार्बन का साइज भी छोटा है। कार्बन का साइज क्या है? छोटा। छोटा साइज होने की वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो आसपास की चीजों को बांध कर रखता है, उनको अपनी तरफ बिल्कुल जकड़ कर रखता है। जकड़ कर रखता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। कार्बन छोटे आकार के कारण प्रबल बॉन्डिंग बनाता है, प्रबल आबंध बनाता है। 24 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह सब 2024 में पूछे गए आरआरबी एएलपी के क्वेश्चन है। देखिए 9970 वैकेंसी है, 15 गुना सीबीटी 2 में जाएंगे, 8 गुना याद रखिएगा साइको टेस्ट में जाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सीबीटी 1 को पार करना। बढ़िया टीम है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात, आपके कोई साथी तैयारी कर रहा हो तो उसे भी जुड़ने के लिए जरूर बोलना। मात्र 99 रुपए में, एक बार कमेंट करके बताओ। फुल कोर्स मैथ रीजनिंग की भी एक से एक बढ़कर फैकल्टी। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। थिन शीट्स को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। यह बात बिल्कुल सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तारों का रूप दिया जाता है, डक्टिलिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह भी बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बी वाला है, ये यहां पर बच्चा थोड़ी सी ये बात गलत है, क्योंकि पारा बहुत कम सुचालक होता है, बहुत कम सुचालक। लेड तो होता ही नहीं है। इसका मतलब जो बी वाला पॉइंट है ये आपका कहीं ना कहीं गलत है। उत्तरी भी ज्यादा उष्मा के सुचालक नहीं होते, उसके भी ज्यादा उष्मा के सुचालक नहीं होते, बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। साथ ही CuO, इसमें मैंने HCl मिला दिया। अम्ल मतलब एसिड, तनु है, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट HCl। तो आपका क्या बनेगा? आप कहोगे सर CuCl2, आपको कॉपर क्लोराइड मिलेगी, कॉपर क्लोराइड मिलेगी और साथ में आपको पानी मिलेगा। कॉपर क्लोराइड और पानी का रंग कैसा होगा? पानी का रंग याद रखिएगा, इसको कॉपर 2 क्लोराइड भी कहेंगे, कॉपर क्लोराइड Cl2, और नीले हरे रंग का विलयन भी बनेगा। इसका विलयन कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सर नीले हरे रंग का विलयन भी बनेगा। भाई इसका विलयन कैसे बनेगा नीले हरे रंग का? क्यों? क्योंकि पानी आ गया, तो पानी की वजह से नीला, और कॉपर है हरा, तो याद रखिएगा कॉपर 2 क्लोराइड और नीले हरे रंग का यहां पर ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन भी बनेगा, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन भी बनेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते, केक वाला मॉडल भी कह देते, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं। यह मॉडल साबित नहीं कर पाए कि भाई एटम स्टेबल क्यों होता है, खारिज हो गया। फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की और रदरफोर्ड ने बताया भाई देखो, जो एटम होता है उसके बीच में बहुत सारे स्थान तो खाली होता है, लेकिन बीच में एक पॉजिटिव चार्ज चीज मिलती है जिसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक बाकी परमाणु के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है, और इस प्रकार उसने कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन यह भी स्टेबिलिटी प्रूव नहीं कर पाया। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। धन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक का आकार परमाणु के आकार में बहुत छोटा होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, यहां पर नाभिक होता है, या नाभिक के चारों ओर गोल परिक्रमा करते हैं? यही आपको ध्यान देना था। तो आप कहोगे सर वो वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, गोल पथ में परिक्रमा करते हैं, जबकि सी वाले में क्या दे रखा था? दीर्घवृत्ताकार। इसका मतलब सी वाला क्या हो गया? आपका गलत हो गया भैया। हीटिंग का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ताप होता है, किसी चीज को गर्म करते हैं, तो डिफ्यूजन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बताओ, ठंडे खाने की खुशबू चारों तरफ ज्यादा आती है या कुकर में बन रहे खाने की खुशबू ज्यादा आती है? कुछ बताइए। ठंडे खाने की खुशबू ज्यादा आती है या कुकर में बन रहे खाने की खुशबू ज्यादा आती है? कुकर में बन रहे खाने की खुशबू। आप कहोगे सर कुकर वाले खाने की खुशबू आती ना, पनीर बन रहा हो चारों तरफ खुशबू आती है। इसका मतलब हीटिंग से विसरण की दर वृद्धि हो जाती है, हीटिंग से विसरण की दर में वृद्धि हो जाती है। कि विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। इनमें से किसमें CFC का उपयोग नहीं किया जाता? इनमें से किसमें CFC का उपयोग नहीं किया जाता? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है बच्चा जिसमें CFC का उपयोग नहीं किया जाता? खींचकर उत्तर दीजिएगा, 3 शिफ्ट क्लियर हो जाएंगी पहले दिन की। 2024 रेफ्रिजरेटर में होता है, एरोसोल स्प्रे में होता है, ग्राइंडर जो होते हैं इनमें भी होता है बच्चा, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इसमें बेकिंग सोडा आदि होता है। इसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा आदि। इसमें याद रखिएगा CFC नहीं होते। 5 वोल्ट का वोल्टेज, 10 कूलम का चार्ज, कितना कार्य किया गया? आपको वर्क डन पूछा है, वोल्टेज दे रखे 5 वोल्ट और चार्ज दे रखा है आपको 10 कूलम। चार्ज कितना दे रखा है? 10 कूलम। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई जो विभवांतर होता है वो होता है कार्य बटे आवेश। वोल्टेज कितने? 5, कार्य निकालना है, जबकि चार्ज कितना है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो W इक्वल टू
10 गुणा 5 कितना आ गया? आप कहोगे सर 50 जूल। यहां पर कितना जूल कार्य किया गया? 50 जूल कार्य किया गया। यहां पर कितने जूल कार्य किया गया? आप कहोगे 50 जूल कार्य किया गया। यहां पे बच्चा कितने जूल कार्य किया गया? आप कहोगे बड़े भैया यहां पर 50 जूल कार्य किया गया। कितने जूल? 50 जूल कार्य किया गया। वोल्टेज 5, क्यू 10, तो 10 पंजे कितना हो गया? 50। गोल दर्पण द्वारा आवर्धन का फॉर्मूला पूछा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। जिसने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा होगा तुरंत उत्तर दे देंगे। जिन्होंने भी पहला दूसरा, क्या आप चाहते कि आरआरबी एएलपी की यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस क्लास आदि शुरू हो जाए? सब लोग यस या नो करके बताओ। कौन चाहता यस? जो नहीं चाहता नो भी लिख दो, उसके भी शकल में देख लो। जो चाहते यस लिख दो। तभी बताया था हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोशिका के तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भी आता है, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है। दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से प्रोटोप्लाज्म और बच्चा पी से पुरकिंजे। कौन सी भौतिक मात्रा उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है? कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में खर्च होती है? क्षय या उपभोग का मतलब है खर्च होती है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत ऊर्जा का जो एक प्रकार से आप कहोगे खर्च हो रहा है, वो किससे दर्शाता है? ऊष्मा, शक्ति, विद्युत ऊर्जा, संभावित अंतर। तो याद रखिएगा उसे शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बटे टाइम, पावर बटे पावर बराबर ऊर्जा बटे समय। पावर क्या हो जाता है? पावर बराबर ऊर्जा बटे समय, पावर बराबर ऊर्जा बटे समय। तो जो शक्ति होती है कि भाई कितने जूल ऊर्जा कितने टाइम में खर्च हो रही है, तो ऊर्जा विद्युत शक्ति 33 का उत्तर भी। सोडियम कार्बोनेट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसी में 10 पानी मिला दो तो एक क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। गलत पूछा है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, यह बिल्कुल सही है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, इसका उपयोग यह भी सही है। पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए होता है, यह बात गलत है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज में होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। कांच, साबुन, कागज में होता है, यह बात भी इसका सही है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इसका जो उपयोग है पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए नहीं होता। यहां तो बेकिंग पाउडर होता है। पेट की अम्लीयता को दूर कौन करता है? बेकिंग पाउडर। तो ये सी वाला, ये सोडा ऐश कह लो, यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं है। सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं है। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। इनमें से कौन सा है? ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू बी रिलीज्ड इन। यह बताइए कि जो रक्त होता है वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कहां लेकर आ जाता है? कहोगे सर फेफड़ों में। फेफड़ों में जो एल्वियोली होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देती है। तो यह कहां लेकर आता है? एल्वियोली के पास लेकर आता है। कहां पर लेकर आता है? एल्वियोली। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसका मतलब इसको कौन सी बीमारी है? दूर मतलब हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रो से जा रहे दूर। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर का तो देख सकते हैं
पास का नहीं देख सकते। यह लंबा शब्द है, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। यह किससे ठीक होगा? कॉन्वेक्स लेंस से, उच्च क्षमता के उत्तल लेंस से ठीक होगा। पास की वस्तु को देख पा रहे थे, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे थे, इसको मायोपिया कहते हैं। छोटा शब्द है, लंबा लेंस, कॉन्केव लेंस से ठीक होता। लंबी बीमारी, छोटा शब्द, ऐसे याद कर लेना, लंबी बीमारी छोटा शब्द। 37, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। अब सोचो, इसको गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? FeSO4 को गर्म करोगे, चलो हम लोग ये 7H2 हटा भी देते हैं। इसको गर्म करने पर, हीट करने पर, एक तो साथी ऑक्सीजन है तो Fe2O3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलेगी, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनमें से कौन सा जीव बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। कौन सा जीव बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव बडिंग द्वारा? कौन सा जीव? अभी बताया था सर, हाइड्रा। हाइड्रा। यहां पर यह बताइए, थ्रस्ट, प्रेशर और एरिया के बीच में, थ्रस्ट, प्रेशर और एरिया। थ्रस्ट होता है साथी फोर्स, फोर्स, प्रेशर और एरिया का फॉर्मूला। प्रेशर की ऐसा यूनिट भी बतानी है, प्रेशर की ऐसा यूनिट भी बतानी है आपको। तो प्रेशर हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट हो जाती है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? पास्कल। अब अगर मैं इसको निकालूं तो T इक्वल टू P गुणा A हो जाएगा ना भाई। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए ना, तो T इक्वल टू P गुणा A, T इक्वल टू P गुणा A। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? कॉन्केव मिरर का जो वक्रता केंद्र है भाई, हो गया इसका फोकस, इससे डबल 2F दूरी पर क्या हो जाएगा? 2F हो जाता है। ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पूछा है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? दर्पण के कोर पर, दर्पण के सामने, दर्पण के केंद्र पर या दर्पण के पीछे। दर्पण के केंद्र कोण कहां होता है? जबकि दर्पण का जो बीच है इसको पोल कह देते हैं। दर्पण का जो बीच है इसको क्या बोल देते हैं? तो आप कहोगे सर पोल, ये है पोल। अब यहां से फोकस, इसके डबल दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह सब कुछ दर्पण के सामने है ना, सामने। तो जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के सामने होता है। 1 विलियन में 120 ml पानी है, 40 ml उसमें एसिड है। विलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। कह रखा है पानी कितना है? 120 ml। ठीक है भैया। अम्ल एसिड कितना है? 40 ml। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया पानी में? आपने देखा 120 प्लस 40, 120 प्लस 40। कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाते, पानी में अम्ल मिलाते हैं। कितना हो जाएगा? 160। ऐसे समझो 160 नंबर में से अम्ल के कितने नंबर आए? 40। तो इसका वॉल्यूम सांद्रता निकालेंगे, 40/160 गुणा 100, 1 से 4, 4 से 25, कितना परसेंट? 25%। इसकी सांद्रता कितनी है? कहोगे बड़े भैया 25% है। इसमें सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। ना तो मास घटता है ना ही मास बढ़ता है, मास कंजर्व हो जाता है। तो ऐसा नियम कौन सा नियम बना? किसी रासायनिक अभिक्रिया में
ना तो द्रव्यमान का क्षरण होता है, ना ही द्रव्यमान बढ़ता है, ना ही उसका निर्माण होता है। इसे बच्चा द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? रिफ्लेक्स आर्क जो होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के किस भाग में बनते हैं? नर्वस सिस्टम भी दो टाइप से हो जाता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो जाता है बड़े भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, पेरिफेरल। तो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, याद रखिएगा, यहां पर रिफ्लेक्स आर्क जो बहुत ही तुरंत जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, किसी गर्म या नुकीली चीज आदि पर हाथ लग जाए तो वो दिमाग तक ना पहुंचकर रीढ़ की हड्डी तक ही बन जाते हैं। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी, हर सेकंड पे 10 मीटर की दूरी, यह किस प्रकार की गति में, यह पिंड किस प्रकार की गति में, यह पिंड किस प्रकार की गति में, याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन में। यह किस में भैया? यूनिफॉर्म मोशन में। एक एक सेकंड हर सेकंड में। एक्सेलरेशन तो यहां पे 0 है बच्चा, एक्सेलरेशन 0 है। यह यूनिफॉर्म मोशन में 44 का ए। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में कौन सी धातु मिलाते हैं? अब जानते हैं कि भाई लोहा हो गया, लोहे में कार्बन मिलाया तो बन गया स्टील। अब किसी भी प्रकार का दाग धब्बा ना पड़े, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम बनाते हैं। क्या मिलाते हैं? निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? निकेल और क्रोमियम। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार जो मध्य उंगली होती है, यह फोर्स, यह साथ ही मैग्नेटिक फील्ड और यह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, यह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। फादर, मदर, चिल्ड्रन। अंगूठा, मध्य उंगली, साइड वाली। तो मध्य उंगली क्या बताती है? यह बताती है साथी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर फोर्स, यह डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, यह साथी विद्युत धारा की दिशा। 40। मध्यमा की बात हो रही है। मध्यमा कौन सी होती है? मिडिल फिंगर कौन सी होती है? अच्छा, ओ माय गॉड, थोड़ा सा मिडिल फिंगर। इन पांचों में मिडिल फिंगर ये होती है, इन पांचों में मिडिल फिंगर ये होती है ना, दो इधर दो इधर। तो ये क्या दर्शाती है? विद्युत धारा की दिशा। ये मिडिल फिंगर क्या होगी? विद्युत धारा। ये तो जो आपके साथी ये जो बीच वाली होती है, अंगूठे और मिडिल के बीच में, अंगूठे और मिडिल के बीच में किस पौधे में वेराइगेटेड लीव्स पाई जाती हैं? हरी पीली। ज्यादातर में तो आपको हरी मिलेंगी, कुछ में आपको हरी पीली भी मिलेंगी, कुछ में आपको हरी पीली भी मिलेंगी, कुछ में कैसी मिलेंगी? हरी पीली भी मिलेंगी, कुछ में कैसी मिलेंगी? तो आप कहोगे भैया हरी पीली। कुछ में क्या मिलेंगी आपको? हरी पीली। बेटा लेफ्ट हैंड रूल की बात चल रही थी, मिडिल फिंगर की बात है। ये ऐसे, ये वाली। अब मतलब मैंने उसको, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा वैसे गलत हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। मिडिल अगर ये वाली बात करेंगे, पर उसको मिडिल थोड़ी ना बोलते हैं। उंगली का नाम होता तो पता चल जाता, उंगली का नाम होता तो आपको सीधा पता चल जाता। ये तो क्लियर है कि फादर, मदर, चिल्ड्रन। अब अगर ये बीच वाला है तो ये देखना है कि ये क्या, इलेक्ट्रिक करंट इसका सही उत्तर होगा बेटा। ये जो क्रोटोन नाम का पौधा होता है, इसकी हरी पीली पत्ती होती है, क्योंकि बाकी तीन की तो आपने हरी पत्ती ही देखी होंगी, तो बाकी तीन हट गई। ठोस CO2 दाब डैश तक कम करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है, उदर्वपातन, सीधे गैस में बदल जाएगी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में कब? जब उसका जो दाब है आप 1 ATM के बराबर कर दोगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल।
इसका कितना हो जाता है 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो एक एटीएम प्रेशर तक दाब कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधी क्या बन जाएगी, यह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें उधर्पातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। स्पैचुला में नेप्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होगा, नेप्थलीन बॉल्स को जलाया, आपको कैसी ज्वाला प्राप्त होगी। नेप्थलीन बॉल्स कार्बन प्लस अशुद्धि भी होती है भाई, जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उनमें कार्बन भी होता है और साथ में कुछ अशुद्धि भी होती है। तो कार्बन अगर शुद्ध नहीं है, उसके साथ कुछ अशुद्धि है, तो जो ज्वाला होगी वो कैसी होगी, पीली ज्वाला होगी। अब एलपीजी क्योंकि प्योर होती है, शुद्ध होती है, तो उसकी कैसी होती है, नीली ज्वाला होती है। तो यहां पर याद रखिएगा पीली ज्वाला से जलेगी 49 का भी। R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। एक R टोटल कितना है 7 ओम। R1 कितना दे रखा है R, जबकि R2 कितना दे रखा है 5 ओम। करके दोनों को सीरीज में लगा रखा है। सीरीज में टोटल क्या होता है, अर्थमेटिक सम R1 प्लस R2, टोटल है 7। R2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या गया R1, 7 में से 5 चले गए 2। R1 कितना है, कहोगे सर 2 ओम। R1 कितना है 2 ओम। अब 50 में से अपना स्कोर बताइए, आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना है। ये पहले दिन की 3 शिफ्टें साइंस के आए हुए सारे क्वेश्चन करा दिए। इजी है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी है। इसमें 50% क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है भैया। 25% क्वेश्चन थोड़े एवरेज थे, लेकिन 25% क्वेश्चन कथन वाले थे जिनका उत्तर पढ़ के ही आता। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है, इसे ज्यादातर बच्चे, ये 50% तो सब, कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड अवस्था में, सारे बच्चे सही उत्तर देंगे। लेकिन अगर मैं पूछ लूं नॉन मेटल कैटायन बनाते हैं या एनायन बनाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो ये एवरेज बच्चों के मार्क्स होते हैं, यही वो होता है जिससे बाकियों से आगे निकलते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ना पड़ेगा, मैथ की बहुत अच्छी तैयारी, रीजनिंग की। वैकेंसी 9,970 है, फॉर्म खूब सारे पढ़ेंगे और अच्छे बच्चे 10th ITI, 10th डिप्लोमा, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले, तो उन सबसे मुकाबला करना होगा। तो मेहनत में कमी ना रह जाए, स्कोर अच्छा रखना। फिर से आप सभी को बताऊं, अगर इसकी आप केवल एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप रेल यात्री बैच से जुड़े। 14 अप्रैल तक आप इसकी लास्ट है। यह शुरुआत में 10,000 बच्चों के लिए ही है, केवल 10,000 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप 14 अप्रैल का वेट ना करें, 21 तारीख से क्लास शुरू होंगी। और जो परिवर्तन से जुड़ चुके उनकी भी एएलपी की, क्योंकि परिवर्तन में रेलवे की भी सारी क्लासेस थी, तो आप लोगों का फायदा तो होना ही होना है। परिवर्तन भी 13 तारीख तक हमने बढ़ा रखा है, तो कोशिश करके जुड़िए। बाकी क्लास कैसी लगी, और भी बाकी क्लासेस चाहते हैं, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस, इन क्लासेस को रेगुलर चाहते हैं, तो आप सभी छोटे भाई बहनों से एक निवेदन है कि कमेंट करके जरूर बताना। आप तैयारी ना करें तो अपने दूसरे साथियों तक इस बात को जरूर पहुंचाना, यही आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। मेहनत में रेलवे वालों के लिए तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं कर रखी। सुबह से शाम तक इंडिया में सबसे ज्यादा क्लास देता है ये चैनल, जी जान लगा के पढ़ाता है। बोलो पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, तो तुम्हारा भी थोड़ा फर्ज बनता है नहीं बनता। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद बच्चा। रेल यात्री बैच से आप या आपके साथियों को जोड़ने के लिए जरूर बोलना। जय हिंद।